आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार विमर्श करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कल यानी कि 17/12/2024 को इस तरह के विधेयक वन नेशन वन इलेक्शन वाला विधेयक लोकसभा में पास हो गया। उसके पक्ष में 269 सांसदों ने अपना मत दिया और विपक्ष में 198 सांसदों ने अपना मत दिया था और इस तरह से लोकसभा में इसे स्वीकार कर लिया गया और फिर इसे आज यानी कि 18 तारीख को जेपीसी को सौंप दिया गया। वन नेशन वन इलेक्शन पर एक वीडियो इससे पहले भी हमने बनाया था। अब आज हम लोग इसके 10 लाभ और कुछ भ्रांति या जो कुछ उस तरह के ज्वलंत मुद्दे हैं या विवादित मुद्दे हैं उस विषय पर विचार विमर्श करेंगे अत्यंत संक्षिप्त में। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें, इससे राष्ट्र को बहुत लाभ होगा। जो इनका विरोध कर रहे हैं वो बेजा विरोध कर रहे हैं, उनको राष्ट्र की प्रगति से शायद विशेष लेना देना नहीं है। जैसे अगर वन नेशन वन इलेक्शन होते हैं तो अर्थशास्त्रियों की मान्यता है कि जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वह लगभग 1.5% बढ़ जाएगा। मैं कल रात में नेशनल टेलीविजन पर एनके सिंह जो इसके सदस्य रहे हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इससे संबंधित एक कमेटी बना था जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद थे जो हमारे यहाँ के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, तो उसमें एक एनके सिंह सदस्य भी थे और एनके सिंह राजनीति के संदर्भ में, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में और भारतीय मोटे तौर पर आप देखें कि राजनीतिक आर्थिक स्थायित्व के संदर्भ में कितने समझ वाले व्यक्ति हैं कि 15वां वित्त आयोग का गठन उन्हीं के नेतृत्व में किया गया था, जिस वित्त आयोग के परामर्श पर अभी भारत में वित्तीय स्थितियों का केंद्र और राज्य के बीच में जो विभाजन हो रहा है उसका सूत्र उन्होंने ही दिया था। वे कल नेशनल टेलीविजन पर बोल रहे थे कि हमने कई अर्थशास्त्रियों से विचार विमर्श करने के बाद, जबकि स्वयं वो अर्थशास्त्र के बड़े ज्ञाता हैं, माने विचार विमर्श करने के बाद 2021 के आंकड़ों के आधार पर यह निर्णय, यह तथ्य सामने में आया कि इससे कम से कम 1.5% जीडीपी के ग्रोथ को बल मिलेगा। 1.5% को ही लें तो लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपया ये बन रहा है। 4.5 लाख करोड़ रुपया बनेंगे जो भारत के हेल्थ के कुल खर्च का 1/2 हो जाएंगे और एजुकेशन के खर्च को, कुल खर्च का देखें तो 1/3 हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी रकम हमारे अर्थव्यवस्था में उछाल के रूप में आएगा। आप इसके महत्व को इस रूप में समझें। अब ये प्रश्न उठता है कि ये कैसे बढ़ेंगे, तो ये सारी बातें उनका कहना है कि रिपोर्ट में लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह कि इससे निवेश जो हैं वह बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? निवेश में वृद्धि होगी और यह वृद्धि कितना होगा? 0.5% तक। निवेश में वृद्धि कितने होंगे? 0.5% निवेश में वृद्धि होगी। और निवेश में वृद्धि होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि राजनीतिक रूप से एक अनिश्चितता की स्थिति जो बनी रहती है कि कल केंद्र में तो भाजपा की सरकार बन गई या कांग्रेस की सरकार बन गई, अब महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, हरियाणा में किसकी बनेगी, दिल्ली में किसकी बनेगी, पंजाब में किसकी बनेगी, वो सरकार कितने दिन तक चलेगी। तो वो अनिश्चितता की जो स्थिति बनी रहती है उससे निवेशक घबराते हैं और घबराने के परिणाम स्वरूप वो खुल करके निवेश नहीं कर पाते हैं। तो निवेश में वृद्धि 0.5% यानी 0.5% की बढ़ेगी और इस तरह से हम देखते हैं जो अनिश्चितता की स्थिति है। दूसरी बात, निवेश में कमी आने का कारण बताया गया है कि प्रतिवर्ष भारत में एक आंकड़े के हिसाब से 150 से लेकर के 170 दिन तक क्या रहते हैं? आचार संहिता लगी हुई रहती है। इस आचार संहिता के कारण
कहीं न कहीं प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने में ये जो जितने हमारे जो प्रोग्राम हैं उन आर्थिक और सामाजिक और अन्य प्रकार के प्रोग्रामों को आगे बढ़ाने में कई प्रकार की समस्याएं होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं आचार संहिता के संदर्भ में इन बातों को देखा जाना चाहिए। अगला, सार्वजनिक जो व्यय है उसमें वृद्धि होगी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सार्वजनिक व्यय दो प्रकार के होते हैं, एक राजस्व व्यय होता है, एक पूंजीगत व्यय होता है। तो खास करके इसमें पूंजीगत व्यय में वृद्धि होगी। और पूंजीगत व्यय में वृद्धि का अर्थ हुआ कि कहीं ना कहीं आधारभूत संरचना या विकास से संबंधित कार्य में पैसे लगाए जाएंगे। और जब ये विकास से संबंधित कार्य में पैसे लगेंगे तो जीडीपी के ग्रोथ रेट को कहीं ना कहीं यह बढ़ाने में अपना योगदान देगा। और इसमें सार्वजनिक व्यय में कितनी वृद्धि होगी तो बताया गया कि 17.67% की वृद्धि होने की संभावना रहेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका इतना बड़ा लाभ होगा। अगला, बचत में वृद्धि होगी। ये तो सीधे सीधी दिख रहा है कि जैसे हम जो चुनाव कर्मियों को डिप्लॉय करते हैं उसमें सुरक्षा कर्मियों को जो है सो भिन्न भिन्न जगहों पर भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं इन संदर्भों में बड़े स्तर पर बचत होगा। कम चरणों में चुनाव होंगे, सुरक्षा कर्मी को संदर्भ के में पोलिंग खर्च जो है, जो पार्टी के खर्च हैं, जो उम्मीदवार के खर्च हैं, उन सभी जगहों पर काफी कमी होने की संभावना बन जाएगी। तो इस तरह से बचत को बल मिलेगा राजनीतिक पार्टी के स्तर पर भी, सभी स्तर पर भी। और इससे कई प्रकार के लाभ होंगे। और बचत बढ़ेंगे तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेंगे तो जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ेगा। वैसे भी इकोनॉमिक्स का सूत्र है ये सब। अगला, प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी। अब अभी देखिए, अभी हम लोग चर्चा किए कि प्रति वर्ष लगभग 150 दिन तक आचार संहिता लगे रहते हैं। जब चुनाव होते हैं तो पार्टी चुनाव लड़ती है जीतने के लिए, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो। तो जो जितने मंत्री हैं वो सारे मंत्री प्रचार में जाते हैं, कहीं ना कहीं काम बाधित होती है। जब मंत्री का वहां गए तो सारी चीजें बिखरते चला जाता है। तो कुल मिलाकर के प्रशासनिक क्षमता में निश्चित रूप से ये चुनाव गिरावट लाती है। इसलिए प्रशासनिक क्षमता को, प्रशासनिक व्यवस्था को, जो हमारे कार्यक्रम हैं, जो चीजें हैं, उनको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए वो एक साथ चुनाव होना, वन नेशन वन इलेक्शन अनिवार्य है। दूसरी तरफ ये कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसे ही होंगे तो मोटे तौर पर 4.25 वर्ष तक, 4 वर्ष 9 महीना तक सरकार को काम करने का अवसर मिलेगा। किसी भी प्रकार के बहानेबाजी नहीं चलेगी और विपक्ष को ठोस मुद्दे पर उन्हें घेरने का समय मिलेगा। और विपक्ष चाहेंगे कि अगली बार हमारी सरकार बने, और सत्ता पक्ष चाहेंगे कि अगर बेहतर काम हम करेंगे तो अगली बार फिर हमें मौका दिया जाएगा जनता के द्वारा। तो इस तरह से शुद्ध लोकतंत्र उभर करके सामने आएंगे। इसी संदर्भ में देखिए कि अधिकांश विकसित देशों में, जैसे अमेरिका में, जैसे कनाडा में, जैसे फ्रांस में, जैसे जापान में, जैसे इंडोनेशिया में, ये सब बेल्जियम में, स्वीडन में, इन सभी जगह पर वन नेशन वन इलेक्शन लागू है। और इस तरह से देखा जाए तो इसके अतिरिक्त देखें तो शिक्षक और अन्य कर्मियों को भी अपने कार्य को संपादित होने में करने में सुविधा होगी। अपने देश के शिक्षकों को देखिए, वो हमेशा इलेक्शन करवाने में ही लगे रहते हैं। इस तरह से तो अन्य कर्मी जो हैं, कर्मचारी हैं, वो भी अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे। इसका लाभ कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एजुकेशन पर भी पड़ेगा और अन्य क्षेत्र पर भी पड़ेगा। अगली बात कि सरकार जो है वो सभी राज्य पर, बराबर तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी सभी राज्य पर कमोबेश बराबर ध्यान देंगे। क्योंकि अभी जहां चुनाव रहता है वहां नाना प्रकार के घोषणा किए जाते हैं, लोक लुभावन प्रलोभन दिया जाता है, बड़े बड़े वहां पर जो है उद्घाटन होते हैं, लोकार्पण होते हैं, करोड़ों अरबों रुपया दिए जाते हैं। वह जब एक साथ चुनाव होगा तो लगभग सभी राज्यों में उन्हें चुनाव जीतना है, अतः बराबर बराबर काम करने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं ज्यादा करेंगे, कहीं कम करेंगे तो उसका प्रभाव पड़ जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि सभी राज्यों पर कम से कम इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगली बात, महंगाई में गिरावट आएगी। महंगाई में इन विद्वानों ने बताया है, इनके सिंह बता रहे थे कि लगभग 1.1% की गिरावट आएगी।
1%, 1% की गिरावट आएगी। क्यों आएगी? उत्पादकता बढ़ेगी, प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, लोग प्रोडक्शन के क्षेत्र में लगेंगे, और जैसे ही आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ेंगे, उत्पादन बढ़ेंगे, महंगाई गिर जाएगी। तो ये जो है एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो महंगाई में कमी आएगी। ये सब कुछ महत्वपूर्ण इसके आर्थिक पहलू थे। राजनीतिक पहलू में देखें तो 3-4 बातें सामने आ जाती है। सबसे पहली बात होगी कि जो विभाजनकारी पॉलिटिक्स अपने यहाँ उत्तर दक्षिण का, पूर्व पश्चिम का, जातिवाद संबंधी जो राजनीति है, सांप्रदायिक राजनीति, इस सब में निश्चित रूप से कमी आएगी। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि खत्म हो जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से कमी आएगी, क्योंकि उत्तर में भी चुनाव रहेंगे, दक्षिण में भी चुनाव रहेंगे, पूर्व में भी चुनाव रहेंगे, पश्चिम में भी चुनाव रहेंगे। ज़्यादा जातिवाद की जो बात करेंगे तो उनको अन्य जगह चुनाव हारने की, क्योंकि समय एक ही समय में चुनाव होगा, अन्य जगह उनको घेरा जा सकता है। तो इस तरह से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जातिवाद संप्रदायवाद जैसे विघटनकारी राजनीति या विचार, राजनीतिक विचार जो विभाजित करने वाली है, जो मोटे तौर पर भारतीय पॉलिटिक्स की एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन इसमें गिरावट आएगी और स्वस्थ और विकासशील मुद्दों पर या जो उस तरह के जो प्रगतिशील मुद्दे हैं उस पर राजनीति आप एक पटरी पर आएगी, उस पर राजनीति किया जाएगा। अगला, मतदाताओं को राष्ट्रीय और प्रांतीय मुद्दों के स्तर पर एक निर्णय लेने की स्थिति में वो आ पाएंगे। मतदाताओं को यह निर्णय लेना है कि बेहतर क्या रहेगा। राष्ट्रीय मुद्दा पर भी विचार करेंगे, प्रांतीय मुद्दा पर भी, स्थानीय मुद्दा पर भी विचार करेंगे। इन सारी बातों को सोच करके वो अपना मतदान करेंगे। तो एक दृष्टिकोण पर से धीरे धीरे जो हमारे मतदाता हैं वो प्रॉपर वे में ट्रेंड होंगे और उस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मतदान करने की आदत बनाएंगे। एक और बात होगी कि मतदाताओं की प्रतिशतता बढ़ेगी। जो हमारे यहाँ 55 से 60% पर आ गए हैं, 62-65% से ज़्यादा मतदान नहीं हो पाते हैं एवरेज स्तर पर, वो बढ़कर के विद्वानों का मत है कि वे लगभग 70 से 80% तक चले जाएंगे। क्योंकि लोगों के दिमाग में रहेगा कि अगर अभी नहीं मतदान किए तो अगले 5 साल के बाद मतदान होगा। मतदान तो अब होने नहीं जा रहे हैं, सारे मतदान यहीं हो जाएंगे। तो अधिकांश लोग घर से निकलेंगे और मत केंद्र तक पहुंचेंगे और वहां पर मतदान करेंगे। तो इस तरह से एक लाभ यह भी हो जाएगा कि हमारे यहाँ मतदाता की जो संख्या है वो बढ़ेंगे, मत प्रतिशतता बढ़ेगी। जैसे इसी बार देख लीजिए, लगभग 1 अरब 100 करोड़ मतदाता थे और मतदान का प्रतिशत उतना नहीं हो पाया। तो एक बात। अगली बात यह कि दल बदलुओं पर रोक लगेगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दल बदलुओं के संदर्भ में देखिए कि लोकसभा में कहीं टिकट नहीं मिला या हार गए, तो वो अगले बार जब विधानसभा के चुनाव होंगे, बस 4 महीना 5 महीना 6 महीना में वो वहाँ पर दल बदल करके चले जाएंगे, उस पार्टी से विधानसभा के टिकट ले लेंगे या इधर इस तरह से। तो यहाँ पर दल बदलू वाली बात खत्म हो जाएगी। जिनको जहाँ जाना है वो 3 महीना के अंदर में तय कर लें, वहाँ जाकर के अपना चुनाव लड़ लें, अपने भाग्य का फैसला कर लें, जनता के बीच में समर्थन ले लें, ले लिए तो बड़ा बढ़िया, और नहीं तो अगले 5 साल तक अब इंतजार करें। तो इस तरह से जो दल बदलू वाले लोग हैं, जिनका विचार से, राजनीतिक मान्यताओं और नीतियों से कोई संबंध नहीं है, उनका राजनीति से थोड़ा सा वो फेंकाते चले जाएंगे, राजनीति से दूर होते चले जाएंगे, हाशिए पर चले जाएंगे। तो इस तरह से विचार उन्मुख राजनीति को इससे बल मिलेगा। अगला हम देखते हैं संघवाद से संबंधित बातें। ये विपक्ष सब जो हैं कह रहे हैं कि अब तो बता रहे हैं, कल कोई बता रहे थे, लोकसभा में बोल रहे थे कि इससे मुसलमानों को हानि हो जाएगी। गजब का पॉलिटिक्स। कह रहे हैं कि संघवाद खत्म हो जाएंगे। देखिए, भारत में पहला चुनाव 1951 और 1952 में हुआ था। 51 से प्रारंभ हुआ, अंतिम चरण से नवंबर दिसंबर से, और हम देखते हैं 52 के जनवरी फरवरी तक हुआ। पहली सरकार 52 में बनी चुनाव के आधार पर। और उस समय चुनाव जो हुए थे, उस समय इसी तरह के चुनाव थे। सभी प्रांतों जो उस समय प्रांत थे और केंद्र के चुनाव साथ ही हुए थे। और उस चुनाव में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वे सभी लोग भागीदारी निभा रहे थे, शामिल थे, जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे।
अगर इससे संघवाद को घाटा होता, संघवाद पर ये किसी प्रकार के चोट पहुंचते या क्षति होती या हानि होती, तो निश्चित रूप से इस तरह की व्यवस्था वे लोग नहीं करते। और 52 से लेकर के 57 के चुनाव, फिर 57 के बाद हम देखते हैं कि 62 के चुनाव, फिर हम देखते हैं कि 67 के चुनाव तक इसी तरह की व्यवस्था बनी रही। तो 1-2 नहीं, लगभग 4 चुनाव, 52, 57, 62 और 67, तो 4 चुनाव इसी पद्धति से हुई। वहां पर संघवाद को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई, और खास करके उन लोगों के सामने में हुई जिन लोगों ने भारत के संविधान निर्माण करने में अपना योगदान दिया था। तो ये सब जो बातें हैं वो बहुत हल्की बात है, जो समझने माने वैसे समझ में नहीं आती है। और इससे यह भी पता लगता है कि हमारे पॉलिटिशियन चीज़ों को किस रूप में लेते हैं, उनकी बात कितने अगंभीर और कितने सतही स्तर के होते हैं, कितने दो कौड़ी की बात कर देते हैं ये। तो कुल मिलाकर के अगर संघवाद पर इससे प्रभाव पड़ता तो हमारे संविधान निर्माता विधानसभा के चुनाव अलग करवाते 1952 में, और लोकसभा के चुनाव अलग करवाते, और एक 51 में करवाते, एक 53 में करवाते, एक 52 में करवाते, तो एक 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना के बाद करवाते। इसमें जा क्या रहा था? तो कुल मिलाकर के ऐसी बात है नहीं। एक और मुद्दा है कि क्षेत्रीय दल के संदर्भ में, कि क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप 52 के चुनाव में देख लीजिए, एक नहीं दर्जनों क्षेत्रीय दल लड़ रहे थे। फिर यही हाल शुरू के चारों चुनाव में देखें तो क्षेत्रीय दल लड़ रहे थे और उन्होंने अपेक्षित सफलता प्राप्त की, ऐसी बात नहीं है। बल्कि कांग्रेस के सामने में अधिकांशतः क्षेत्रीय दल ही सामने में आकर के लड़ रहे थे और चीजें प्राप्त कर रहे थे। और अभी भी देख लीजिए, उड़ीसा का चुनाव और तेलंगाना का चुनाव दोनों लोकसभा के चुनाव के साथ होते हैं, और इन दोनों चुनावों में कभी भी माने अगर देखा जाए उड़ीसा के संदर्भ में, तो 2000 से लेकर के अभी तक न तो कांग्रेस विधानसभा में सरकार बना पाई और न बीजेपी। इस बार बीजेपी को सफलता मिली है 24 के चुनाव में, इससे पहले कभी बीजेपी सफलता प्राप्त कर सकी। कुल मिलाकर के नवीन बाबू वहां 24 साल से मुख्यमंत्री रहे, न वो कांग्रेस के हैं न वो बीजेपी के हैं। इस 24 साल में लगभग 11-12 साल बीजेपी की सरकार रही, और पूरे पीछे देखें तो कांग्रेस की सरकार रही 10 साल तक, और शुरू में हम देखते हैं मोदी जी की सरकार, ये वाजपेयी जी की सरकार। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ऐसी बात नहीं है। तेलंगाना में एक बार भी बीजेपी की सरकार स्पष्ट रूप से नहीं बन पाई है। तो कुल मिलाकर के कि जो राष्ट्रीय पार्टी होंगे उनको लाभ होगा और क्षेत्रीय पार्टी को इससे हानि हो जाएगी, यह बात भी पूर्ण रूपेण गलत है, तथ्यहीन है। अगर तथ्य के कसौटी पर कस करके अपने ही देश में देखा जाए तो बिल्कुल इससे अलग तथ्य बने सत्य आपको दिखेंगे। और दूसरी बात, हाँ, क्षेत्रीय पार्टी को हानि होगी। कैसे हानि होगी? तो क्योंकि उनमें नाना प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे जातिवाद वाली पॉलिटिक्स करने वाली जो पार्टियां होगी, संप्रदायवाद वाली जो पार्टियां होगी, जिनके पास ठोस मुद्दे, प्रगतिशील कार्यक्रम, प्रगतिशील मुद्दे नहीं होंगे, उनकी स्थिति निश्चित रूप से खराब होगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो भारत की प्रगति के लिए, भारत के विकास के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, लेकिन इसको अतिशीघ्र लागू किया जाए। अभी जेपीसी को सौंपा गया है, 2025 में इसे पारित करवाया जाए संसद से, और जो भी इससे जुड़ी हुई कठिनाइयां हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी इशूज या मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दे पर गंभीरता से विचार विमर्श करके जो उचित हो उस तरह से उसका समाधान किया जाए कि ईवीएम का प्रबंधन कहां से होगा, कैसे क्या किया जाएगा, और उसके बाद 2029 में इसे निश्चित रूप से लागू किया जाना चाहिए। राष्ट्र के पक्ष में यही होगा, क्योंकि सुधार अगर समय पर नहीं हो पाता है तो उसके अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाते हैं। और मेरे विचार से राष्ट्र को अपेक्षित लाभ प्राप्त होना चाहिए। जो बिना सिर पैर वाले विरोध करने वाले लोग हैं, उनकी बातों में जो अच्छी बातें हैं उनको स्वीकार किया जाए, और जो अच्छी बातें नहीं हैं उनको छोड़ करके सुधार को लागू करवाया जाए। धन्यवाद।